कहाँ हो तुम? बाय द वे जहां भी हो मुझे आकर मिलो अभी, इसी वक्त। फोन पर ऑर्डर देते हुए भावना बोली, मगर अमन ने यह कहते हुए आने से मना कर दिया कि उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो वह अभी उससे मिलने नहीं आ सकता है। ओके, फिर मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर। नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज, अमन ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं ही आता हूँ। ये हुई ना बात। अपना मुंह गोलकर भावना ने फोन पर ही अमन को बड़ा सा चुम्मा दिया और यह कहकर फोन रख दिया कि उसे इंतजार करना जरा भी नहीं पसंद, इसलिए वह जल्दी आ जाए। अब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर से निकले तो कैसे, क्योंकि अगर उसकी माँ छाया पूछेंगी कि वह कहाँ जा रहा है तो क्या बहाना बनाएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना उस भावना का कोई भरोसा नहीं कि यहाँ पहुंच जाए। अपने मन में सोच अमन उठ खड़ा हुआ। माँ, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आता हूँ, बोलकर अमित घर से निकलने ही लगा कि छाया ने उसे रोका। पर जा कहाँ रहा है? अरे, घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम? हाँ माँ, पता है मुझे, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। झल्लाता सा अमन घर से निकल गया। छाया कुछ और पूछती उससे पहले वह गाड़ी स्टार्ट कर पल भर में ओझल हो गया। दरअसल आज शाम रागिनी अमन की मंगेतर के भैया भाभी अमन से मिलने उसके घर आने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि अगर हफ्ता 10 दिनों में ही अमन और रागिनी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रागिनी का भाई राकेश गूगल कंपनी में सीईओ है और वे अपने परिवार सहित यहाँ इंडिया आए हुए हैं। राकेश की सास की हार्ट सर्जरी हुई है, इसलिए वे लोग उन्हें देखने आए थे। चूंकि राकेश की पत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी उनकी ही है। इंडिया आने के लिए राकेश को बड़ी मुश्किल से महीने भर की छुट्टी मिल पाई थी, इसलिए अब वह सोच रहा है कि अगर रागिनी और अमन की शादी इधर ही हो जाए तो फिर उन्हें तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। वैसे सोच तो वे ठीक ही रहे थे, क्योंकि उतनी दूर 7 समंदर पार से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आना कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। आने जाने में पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी रुकती है। लेकिन राकेश का आना व्यर्थ ही गया, क्योंकि अमन से उसकी भेंट ही नहीं हो पाई। छाया ने कई बार उसे फोन भी लगाया यह पूछने के लिए कि वह कब आ रहा है, लेकिन अमन का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए हार कर वे लोग वापस चले गए। रागिनी छाया की सबसे प्रिय सहेली की बेटी है। 2 साल पहले ही वह अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करके लौटी है। अभी वह दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब कर रही है। पिछले साल ही एक शादी समारोह में रागिनी और अमन की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की जानी पहचानी, पढ़ी लिखी और सुंदर है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सोचकर दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और कुछ मेहमानों की मौजूदगी में दोनों की सगाई कर दी गई। लेकिन शादी की डेट 6 महीने बाद का पड़ा, क्योंकि अमन ऐसा चाहता था। इसलिए राकेश अमन से बात करना चाह रहा था, मगर बात ही नहीं हो पाई। मेहमानों के जाने के बाद भी छाया ने अमन को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। छाया को परेशान देखकर ब्रजकिशोर अमन के पापा ने कहा भी कि हो सकता उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए नहीं लग रहा होगा। लेकिन छाया इस बात से परेशान थी कि थोड़ी देर का बोलकर गया। ये लड़का घंटों से कहाँ गायब है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। छाया को काफी परेशान देखकर ब्रजकिशोर ने फिर समझाया कि बेकार में चिंता करने से क्या होगा, होगा कोई जरूरी काम, आ जाएगा नंबर। लेकिन छाया कैसे कहे अपने पति से कि ऐसा अक्सर ही हो रहा है। रात देखता है न दिन, किसी का फोन आते ही दौड़ पड़ता है एकदम से, और फोन आने पर वह इतना घबरा क्यों जाता है। एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को पहचानती है, तो क्या अमन की आंखों का डर उसे नहीं समझ में आएगा? लेकिन पूछने पर वह कुछ बताता भी तो नहीं है ना। या हो सकता है उसके ऑफिस में कोई टेंशन हो और उसके बॉस का फोन आया हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी परसों ही तो उसके बॉस से छाया की मुलाकात हुई थी। वे तो अमन की कितनी बढ़ाई करने लगे कि अमन बहुत ही मेहनती लड़का है, फिर किस बात की टेंशन है उसे। खुद से ही सवाल जवाब करती हुई छाया ने अब भी अपनी आंखें झपकाई ही कि कॉल बज उठी। अमन ही था। रात के करीब 11:30 बजे अमन को घर आया देखकर छाया का पारा
सातवें आसमान पर चढ़ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, मेहमान आकर चले गए और यह लड़का अब आ रहा है। क्या सोच रहे होंगे वे लोग कि कितना लापरवाह लड़का है। छाया ने तो किसी तरह कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया कि अचानक से अमन के ऑफिस से फोन आ गया, इसीलिए जाना पड़ा, आता ही होगा बस। मगर इस लड़के ने तो हद ही कर दी। बस आता हूं कहकर घंटों बाद लौटा है। आखिर गया कहाँ था, कुछ बताता भी तो नहीं है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। गुस्से से नाक फुलाती जब छाया ने सवाल किया तो अमन यह बोलकर अपने कमरे में चला गया कि वह बहुत थक गया है, सुबह बात करेगा। यह भी नहीं पूछा उसने कि रागिनी के भाई भाभी आए थे तो क्या बातें हुई, या उसके बारे में क्या कुछ पूछ रहे थे वे लोग। बस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। खाना भी तो नहीं खाया उसने। देख, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो अभी बता दे। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई हो तो बोल दे, मैं मना कर दूंगी उन्हें। छाया ने स्पष्ट शब्दों में बोला। आप बेकार में क्यों मेरा दिमाग खा रही हो माँ। अमन झल्लाया सा बोला। क्या चाहती हैं आप, बोलिए ना। अरे कोई जरूरी काम आ पड़ा था इसलिए चला गया ना, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई जो आप इतना सुना रही। अमन के तेवर देख छाया हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी उसने अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं की थी। प्लीज आप जाइए यहां से, मुझे सोने दीजिए, कहकर अमन ने लाइट ऑफ कर दी। छाया कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो और अब वह रागिनी से शादी नहीं करना चाहता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह सगाई ही क्यों करता रागिनी के साथ। मैं भी ना बेकार में उल्टा सीधा सोचने लगती हूँ। हो सकता है इसे ऑफिस की ही कोई टेंशन हो। अपने खुले बालों को मुट्ठी में लपेट कर जूड़ा बनाते हुए छाया ने पलट कर देखा तो अमन दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था, इसलिए वह धीरे से दरवाजा बंद कर वहां से चली आई। अपनी माँ से इस तरह बात करना अमन को जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करे, क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था और छाया सच सुन नहीं पाती। इसलिए उसे अपनी माँ से ऐसे रूखे स्वर में बात करनी पड़ी ताकि वह बार बार उससे सवाल न करे। रागिनी को भी उसने फोन पर ऐसे ही दो टूक शब्दों में जवाब देकर चुप करा दिया था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जो वह उस पर इतना हक जता रही है। रागिनी को अमन की बात का बुरा तो लगा था, पर उसने जताया नहीं। लेकिन अमन को यह भी नहीं हुआ कि वापस फोन कर उसे एक बार सॉरी बोल दे। उलटे रागिनी ने ही उसे फोन कर हाल चाल पूछा था। रागिनी भले ही अमेरिका से पढ़ लिख कर लौटी है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन उसमें घमंड नाम मात्र का भी नहीं है। डाउन टू अर्थ है वह। उसकी इसी अदा पर तो अमन फिदा हो गया था। रागिनी अमीरी गरीबी जाति धर्म में कोई भेद नहीं करती है। वह तो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चे को भी गोद में उठाकर दुलार करने लगती है। जब भी समय मिलता है वह अपनी मेड के बच्चों को बैठाकर पढ़ाती है। हर संडे वह ब्लाइंड्स बच्चों को भी पढ़ाने जाती है। जब उसकी मेड का पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, तब रागिनी ने उसे ऐसी डांट लगाई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करना छोड़ दिया। रागिनी जब तब अपनी मेड की पैसों से भी मदद करती रहती है। हालांकि उसकी यह मदद सामान्य बात है, पर उसे यह सामाजिक सरोकार की भावना अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली है। वैसे बेतरतीब इंसान तो अमन भी नहीं है। वह भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है और उसके इसी विश्वास का नतीजा है कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। छाया अपने कमरे में यह सोच सोचकर करवटें बदल रही थी कि आखिर अमन को हो क्या गया है, क्यों वह इस तरह से सबसे व्यवहार करने लगा है। रागिनी भी पूछना चाहती थी उससे कि कोई समस्या है तो बताएं, साथ मिलकर सुलझा लेंगे। लेकिन अमन कैसे बताए किसी को कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। काश मैं समय को पलट पाता, काश मैं उस भावना का असली रूप देख पाता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। अमन अपने मन में सोच ही रहा था कि उसका फोन घनघना उठा। भावना का ही फोन था। नहीं, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। फोन को घूरते हुए अमन बड़बड़ाया, लेकिन अंजाम के डर से उसने फोन उठा लिया। इतनी देर लगती है तुम्हें फोन उठाने में? भावना गुर्राई। नहीं, वह मैं सो गया था इसलिए फोन की आवाज सुन नहीं पाया, सॉरी। बोलो ना क्या बात है। बात कुछ नहीं। वह कल मुझे
2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है तो तुम मेरे घर आकर दे जाओगे या मैं ही आ जाऊं पैसे लेने? भावना के लफ्ज काफी सख्त थे। द 2 लाख? पर इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वह तुम जानो, मुझे तो बस 2 लाख रुपए चाहिए, वह भी कल के कल, कहकर भावना ने फोन रख दिया और अमन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मन तो किया उसका अपनी माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोए और कहे कि अब उसे नहीं जीना है, मर जाना चाहता है वह। मगर छाया हाई बीपी की मरीज है, इसलिए वह अपने आंसुओं को खुद ही पीता रहा घंटों तक। रागिनी से भी वह कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि हो सकता है यह सब जानने के बाद वह उससे शादी करने से मना कर दे, और वह रागिनी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अपने ही गम में डूबे कब अमन की आंखें लग गईं और कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। रात में ठीक से नींद न आने के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए अपनी आंखें बंद कर वह सोने की कोशिश करने ही लगा कि उसका फोन घनघना उठा। उसे लगा भावना का ही फोन है, इसलिए झल्ला कर बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो ना, क्यों तुम मुझे चैन से जीने देना नहीं चाहती? एक काम करो, बंदूक लाओ और मार दो मुझे, एक बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रागिनी चौंकी क्योंकि फोन पर वही थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, अमन, मैं रागिनी बोल रही हूँ। रागिनी, तुम? मुझे लगा कि मेरे बॉस का फोन है। बताओ, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वह मैंने इसलिए फोन किया कि भैया भाभी चाहते हैं। अगर हमारी शादी अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाती तो सही होता, क्योंकि फिर इतनी दूर अमेरिका से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वह कल हमारी बात नहीं हो पाई इस बारे में। सोच रहा हूँ ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। भैया तो रहेंगे ना? हाँ हाँ, भैया घर पर ही रहेंगे, तुम आ जाओ। रागिनी पूछना चाहती थी कि कोई परेशानी तो नहीं है उसे, लेकिन पूछ नहीं पाई। ओके, फिर हम शाम को मिलते हैं। अमन फोन रख लेटा ही था कि देखा छाया चाय की ट्रे खड़ी है। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और हाथ से चाय की ट्रे लेने की कोशिश करने ही लगा, मगर छाया खुद ही चाय की ट्रे टेबल पर रख पानी का खाली जग लेकर वहां से चलती बनी। छाया के चेहरे से ही लगा रहा था कि कल की बात को लेकर अभी भी वह उससे नाराज है। नाश्ते की टेबल पर भी उसने अमन से कोई बात नहीं की, और न ही अमन ने, क्योंकि उनके सवालों के क्या जवाब देता, वह इसलिए खा पी कर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम ऑफिस से लौटते हुए अमन को रागिनी के घर जाना था, उसके भैया भाभी से मिलने, लेकिन वह तो खुद ही रात के 12 बजे घर लौटा, फिर क्या जाता उनसे मिलने। रास्ते में जब उसने अपना फोन चेक किया तो रागिनी और छाया की कई मिस्ड कॉल्स थीं। वापस जब उसने उन्हें कॉल किया तो किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। घर आने पर छाया ने उससे कोई बात भी नहीं की और न ही कुछ पूछताछ की। खाना डाइनिंग टेबल पर रख सोने चली गई। अमन को भूख तो लगी थी, पर कुछ खाया नहीं, केवल 1 गिलास पानी पीकर वह भी सोने चला गया। अब गुस्से वाली बात तो है ही ना, वहां रागिनी और उसके भैया भाभी इसका इंतजार कर रहे थे और इन जनाब को कुछ याद ही नहीं रहा। सुबह नाश्ते के टेबल पर छाया ने तल्खी से कहा और फिर झूठे प्लेट्स उठाकर वहां से चलती बनी। अमन के जवाब का इंतजार भी नहीं किया, लेकिन वह जवाब भी क्या देता, यही कि उसे सब याद था, पर जा नहीं पाया रागिनी के भैया भाभी से मिलने, क्योंकि वह उस भावना के साथ था। हाँ, उसी भावना के साथ जिसका वह मुंह भी नहीं देखना चाहता, लेकिन मजबूर है कि उसकी उंगलियों पर नाचने को विवश है। दूसरे दिन शाम को अमन जब ऑफिस से घर आया तो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। छाया घर पर नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही अपने लिए चाय बनाई। रात के खाने की टेबल पर भी वह चुप ही रहा। बिस्तर पर जब सोने गया तो फिर उसी बेचैनी ने उसे आ घेरा, क्योंकि उसे तो हर पल इसी बात का डर लगा रहता था कि पता नहीं कब भावना का फोन आ जाए और पता नहीं क्या कह दे। इंसान की आंखें नींद से कितनी भी बो इज्झल क्यों ना हो, लेकिन अगर सिर पर चिंता मंडरा रही हो तो नींद हवा हो जाती है। अमन के साथ भी यही हो रहा था। भावना नाम के चक्रव्यूह में वह ऐसे फंस चुका था कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। ऑफिस में भी उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। मन करता अमन का कि चीख चीख कर दुनिया को भावना की सारी सच्चाई बता दे,
लेकिन क्या इस आग में वह नहीं झुलसेगा? क्योंकि सारी तस्वीरें और वीडियो तो यही कह रहे हैं कि अमन ने भावना का बलात्कार किया है। फिर क्या रागिनी के भैया कभी अपनी बहन की शादी अमन से होने देंगे और छाया विश्वास करेगी कि अमन सही बोल रहा है और उसने भावना के साथ कुछ गलत नहीं किया है? नहीं नहीं, उसका चुप रहना ही बेहतर है। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिकटिक उसके सिर पर हथौड़े की चोट की तरह बरस रही थी। मन तो कर रहा था उसका कि घड़ी की बैटरी निकालकर फेंक दे ताकि वह बजना बंद हो जाए। सोचता, काश समय पीछे जा पाता तो वह सब कुछ ठीक कर देता। लेकिन यह कहाँ संभव था? समय कभी पीछे गया है किसी का? हाँ, उस समय में किए गए अच्छे बुरे कर्म जरूर इंसान के साथ साथ चलते हैं। आज भी उस मनहूस दिन को याद कर अमन तड़प उठता है। सोचता है, काश वह न हुआ होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। आज से 4 साल पहले भावना से उसकी पहली मुलाकात अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी। शॉर्ट ड्रेस में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मन चला अमन का मन मचल उठा था। लेकिन जब अचानक से वह पार्टी के बीच से ही गायब हो गई तो उसका मन उदास हो गया। पूछने पर अमन के दोस्त ने बताया कि वह लड़की यानी भावना उसके ही ऑफिस में काम करती है। अभी पिछले महीने ही इंदौर से ट्रांसफर होकर वह दिल्ली आई है। उसके बारे में अमन और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर दोस्त से पूछते नहीं बना। घर आकर भी वह उसके ही ख्यालों में खो गया। सुबह जब नींद खुली तो भावना का ही मुस्कुराता चेहरा नजर आया उसे। लेकिन न तो उसके पास भावना का कोई फोन नंबर था और न ही उसके घर का अता पता ही कि वह उससे कांटेक्ट कर पाता। उस दिन संडे की छुट्टी से ऊब कर जब वह मॉल पहुंचा तो भावना को वहां देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे लपक कर वह उसके करीब आ गया और बोला, हाय, आप वही हैं ना? आई मीन मेरे दोस्त संतोष के बर्थडे पार्टी में मिले थे हम, याद आया? हाँ, याद आया। आप मन भावना रुक रुक कर बोल रही थी क्योंकि ठीक से उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, मैं अमन, अमन सिंह राठौर। बड़ी गर्मजोशी के साथ अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी बात पर भावना मुस्कुराकर बोल पड़ी, नाम ही काफी है, सरनेम बताने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर अमन बुरी तरह से झेंप गया। बोला, मैं सोचता हूं तुम सही हो, और सरनेम में रखा ही क्या है, रखा तो नाम में है। उसकी बात पर भावना खिलखिलाकर हंस पड़ी तो अमन भी हंसने लगा। उस दिन के बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी रोज फोन पर बातें और मुलाकातें होने लगी। बातों बातों में ही एक दिन भावना ने बताया कि उसके पापा प्राइवेट जॉब में थे। कोरोना के कारण वह नहीं रहे तो घर चलाने के लिए उसे अपने सपने त्याग कर यह जॉब करनी पड़ी। अमन के पूछने पर वह बोली कि उसका सपना तो पायलट बनने का था, मगर आज एक छोटी सी नौकरी करने को मजबूर है। फिर वह बताने लगी कि उसके घर में माँ पापा के अलावा एक छोटा भाई भी है और उन सब की जिम्मेदारी भावना पर ही है। उसकी बातों से अमन काफी इम्प्रेस हुआ और बोला था कि कौन कहता है कि लड़कियां बोझ होती हैं अपने माँ बाप पर, बल्कि वे तो अपने माता पिता का अभिमान होती हैं और वक्त पड़ने पर उनका सहारा भी बनती हैं। भावना के पूछने पर अमन ने बताया कि वह यहीं दिल्ली में ही एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है और उसके पापा पटना में SBI में ब्रांच मैनेजर हैं। माँ हाउसवाइफ हैं और एक छोटा भाई है जो बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। क्या बात, तुम्हारी तो पूरी फैमिली ही एजुकेटेड है। अपने हाथ को हवा में लहराते हुए भावना बोली। उस पर अमन बोला कि हाँ, उसके परिवार में चाचा, मामा और उनके बच्चे भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। कई तो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रहते हैं। उस पर आश्चर्य से भावना की आंखें फैल गई थीं। दोनों की दोस्ती अब काफी गहरी हो चुकी थी। छुट्टी में अक्सर दोनों साथ समय गुजारते दिख जाते थे। पहले भावना कभी बस तो कभी ऑटो पकड़कर ऑफिस जाती आती थी, मगर अब वे अमन के साथ उसकी ही गाड़ी में ऑफिस जाने आने लगी थी। एक रोज भावना ने बताया कि वह यहाँ एक पीजी में रहती है, पर पीजी का भाड़ा बहुत ज्यादा है। खाना भी वहाँ का खाने लायक नहीं होता है, इसलिए रूम शेयरिंग में अगर एक कमरे का घर मिल जाता तो अच्छा होता। उस पर अमन बोला था कि वह भी एक लड़के के साथ, जो कि उसके ही ऑफिस में काम करता है, रूम शेयरिंग में रहता है, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है, इसलिए उसे अकेले रहना पड़ेगा। तो क्यों ना भावना उसके साथ आकर रहने लगे। आइडिया अच्छा था। तय हुआ कि दोनों आधा आधा किराया देंगे
और खाने पीने का खर्चा भी मिल बांट कर उठाएंगे। अब दोनों साथ रहने लगे थे। घर बाहर के कामों में भी वे एक दूसरे का पूरा सहयोग करते। साथ रहने से जल्द ही दोनों के बीच की सारी औपचारिकताएं भी मिट गईं। लेकिन पहल हमेशा भावना की ही तरफ से होती थी और अंजाम तक पहुंचने में अमन उसका भरपूर सहयोग करता था। कोई चूक ना हो जाए, इस बात की दोनों पूरी सावधानी बरतते थे। नहीं, भविष्य में इन्हें कोई बंधन में नहीं बंधना था। यह तो बस जिंदगी के मजे ले रहे थे। अमन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह घर से भी काफी संपन्न व्यक्ति था, लेकिन भावना पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। इसलिए अमन जहां तक हो पाता उससे घर खर्च के पैसे नहीं लेता था। घर का भाड़ा भी अक्सर वही भर दिया करता था। इस बात के लिए जब भावना उसे थैंक्स कहती तो अमन हंसते हुए कहता, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और फिर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ते थे। छुट्टियों पर अमन अक्सर भावना को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, मॉल ले जाकर उसे शॉपिंग करवाता, होटलों में खाना खिलाता और बदले में भावना उस पर अपना तन मन लुटाती। भावना के पिछले जन्मदिन पर अमन ने उसे आईफोन गिफ्ट किया था और इस जन्मदिन पर लैपटॉप। बदले में भावना ने भी उसे एक बढ़िया सी व्हाइट शर्ट खरीद कर दी थी। दोनों अपनी अपनी लाइफ खूब एंजॉय कर रहे थे। कोई टेंशन नहीं, बस मौज ही मौज। साथ रहते हुए 3 साल कैसे हवा की तरह उड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अच्छे पैकेज पर अमन ने मुंबई की एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली और उधर भावना ने दिल्ली में कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली जो पहले से ज्यादा पैसा दे रहा था। लेकिन दोनों अब भी संपर्क में बने हुए थे। उनका जब भी मन करता एक दूसरे से मिलने आ जाते और अपनी भूख शांत कर तृप्त हो जाते। वैसे भी दिल्ली और मुंबई की दूरी है ही कितनी। एक रोज जब अमन ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई तो भावना खुश होते हुए उसे शादी की बधाई देते हुए बोली कि वह उसे अपनी शादी पर तो बुलाएगा ना। अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है, हंसते हुए अमन ने कहा था। इस क्रिसमस की छुट्टी पर अमन ने पटना जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर भावना ने उसे दिल्ली बुला लिया, यह कहकर कि दोनों खूब मजे करेंगे। अमन ने भी सोचा अब तो उसकी शादी होने ही वाली है, तो क्यों ना 1-2 दिन भावना के साथ मजे कर ली जाए। 3 से 4 दिन दिल्ली रहकर वह वहीं से पटना चला गया। रिटायरमेंट के बाद अमन के मान पापा हमेशा के लिए यहीं दिल्ली रहने आ गए और अमन ने भी मुंबई की कंपनी छोड़ फिर दिल्ली में ही जॉब पकड़ ली। अमन और भावना के बीच पहले की तरह ही नॉर्मल बातें होती, लेकिन अमन जिस बात को इतना नॉर्मल समझ रहा था अब वह नॉर्मल नहीं रही थी। उस रात अचानक भावना ने फोन कर अमन से यह कहकर 50,000 रुपए की मांग कर दी कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वह जल्द ही उसके पैसे लौटा देगी। दूसरी बार उसने अपने भाई की एडमिशन का कहकर पैसे मांगे कि अगर समय पर पैसे नहीं भरे तो एडमिशन की डेट निकल जाएगी। ऐसा कर करके वह जब तब अमन से पैसे झटकने लगी और हर बार पैसे लेते समय वह इतना जरूर कहती कि वह उसके पैसे जल्द ही लौटा देगी और अमन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। अभी तक वह धीरे धीरे कर अमन से करीब 2 लाख से ज्यादा ले चुकी थी, मगर हर बात की एक हद होती है और अमन की अपनी भी जिंदगी थी, उसके भी खर्चे थे। इसलिए इस बार उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया और यह बात भावना को चुभ गई। अपना असली रंग दिखाते हुए बोली, वैसे अमन हमारे नाजुक पल के मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, देखोगे? कुछ तस्वीरें भी खींची थी, अभी भेजती हूँ, बताना पसंद आई या नहीं। बोलकर वह अजीब तरह से हंसी। वीडियो और तस्वीरें देखकर अमन के तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। ये सब क्या है भावना? प्लीज इन्हें डिलीट करो अभी। अमन घबराया सा बोला। अरे तुम तो घबरा गए और डिलीट क्यों करूं इन्हें? कितना तो अच्छी है, देखो ना। नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो और मैं तुमसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ और तुम मुझे दबोचे हुए हो। हाँ, जानती हूँ यह सब झूठ है, बल्कि मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा था, लेकिन यह बात मानेगा कौन? क्योंकि यह वीडियो और फोटो तो यही बता रहे हैं कि तुम मेरा बलात्कार कर रहे हो। बोलकर भावना ठहाका लगाकर हंसी, मगर अमन को समझ नहीं आ रहा था कि भावना ने ये वीडियो कब और क्यों बनाया, और तस्वीरें भी तो यही कह रही हैं कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है, लेकिन उसने तो कभी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की।
बल्कि जब भी उनके बीच रिश्ता बना, दोनों की मर्जी से बना। हाँ, याद आया, उस क्रिसमस पर जब वह भावना से मिलने दिल्ली गया था, तब मजाक में ही भावना बोली थी, चलो आज हम कुछ नए तरीके से सेक्स का मजा लेते हैं। ऐसा लगे कि तुम मेरा बलात्कार कर रहे हो और मैं खुद को तुमसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ। उस पर अमन ने हंसते हुए बोला भी था कि यह सब नाटक करने की क्या जरूरत है भावना। उस पर भावना बोली थी, अरे करके देखो तो सही, बहुत मजा आएगा। मगर अमन को यह नहीं पता था कि भावना की यह सब सोची समझी चाल है। उसने जानबूझकर अमन से ऐसा करवाया था ताकि वीडियो बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। सही सोच रहे हो तुम, मैंने यह वीडियो जानबूझकर ही बनाया था ताकि मौका पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन सोचो, अगर ये वीडियो और तस्वीरें पुलिस के पास चली गईं तो क्या होगा। अपने अधर को टेढ़ा कर भावना मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, लेकिन सोच रही हूँ रागिनी को सेंड कर दूं, उसे बहुत पसंद आएगा। तुम क्या कहते हो? तुम चाहती क्या हो? अमन चीख पड़ा था, पैसे, और जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा। इठलाते हुए भावना बोली। पैसे देने से मना करने पर वह अमन को पुलिस का डर दिखाती, कहती कि पूरी दुनिया में उसे बदनाम कर देगी, फिर उसे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और डर कर अमन उसकी हर गलत सही मांग को मानता जा रहा था। भावना ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया था, लेकिन अब वह इन सब से थकने लगा था। मन करता नींद की गोलियां खाकर सो जाए या किसी ट्रेन के नीचे आ जाए, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। अपनी जिस शादी को लेकर अमन इतना खुश था, अब उसी से उसे डर लगने लगा था। सोचता, अगर रागिनी को यह सब पता चल गया तो क्या होगा। उलटे पुलटे विचार आते उसके मन में और वह सिहर उठता। भावना के फोन का स्पीकर खराब हो गया था, इसलिए उसने अमन को व्हाट्सएप मैसेज कर 1 लाख रुपए लेकर आने को बोल दिया, वह भी तुरंत। लेकिन अमन के पास सच में पैसे नहीं थे अभी, इसलिए उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर अंजाम क्या होगा यह भी समझ लो तुम। मैसेज करके ही भावना बोली, कल शाम 5 बजे पैसे तैयार रखना, समझ लो, नहीं तो मैं यह वीडियो और तस्वीरें पुलिस के पास पहुंचा दूंगी, और तुम्हारी उस रागिनी को भी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। अमन ने उसकी बातों का फिर कोई जवाब नहीं दिया और उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकल गया। रागिनी जब अमन से मिलने उसके घर पहुंची तो छाया ने बताया कि पता नहीं सुबह से ही वह कहाँ गया है, कुछ बताकर भी नहीं गया है, इसलिए वह खुद ही उसे फोन करके पूछ ले। रागिनी ने जब अमन को फोन मिलाया तो पता चला वह अपना फोन घर पर ही भूल गया है। पता नहीं रागिनी का क्या मन हुआ कि वह उसका व्हाट्सएप खोलकर देखने लगी। भावना और अमन का मैसेज पढ़कर पहले तो वह हक्की बक्की रह गई, लेकिन जब भावना का डीपी खोलकर गौर से देखा तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि भावना वही लड़की थी जिसके कारण रागिनी के एक अजीज दोस्त श्लोक ने अपनी जान दे दी थी। मगर कोई सबूत न होने के कारण पुलिस को किसी पर कोई शक नहीं हो पाया था और गुनहगार बच निकला था। लेकिन मरते मरते श्लोक ने रागिनी को भावना की सारी सच्चाई बता दी थी। आज फिर वही सब अमन के साथ होते देख रागिनी का खून खौल उठा। उसे डर था कि कहीं श्लोक की तरह अमन भी कुछ कर न ले। रागिनी को सब समझ में आने लगा कि अचानक अमन का व्यवहार इतना क्यों बदल गया, क्यों वह हर बात पर झुंझला उठता, क्यों शादी को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाता। भावना ने और भी कई लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर प्राइवेट पल के वीडियो का भय दिखाकर उन्हें अपना निशाना बनाया था। रागिनी ने फटाफट अमन के फोन से भावना के सारे मैसेज, फोटो, वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर ली और छाया से यह बोलकर घर से निकल गई कि अमन ने उसे गार्डन रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया है तो वह जा रही है। लेकिन घर से वह यह सोचकर निकली कि अब वह भावना को नहीं छोड़ेगी, उसे उसकी करने की सजा दिलवा कर रहेगी। अमन कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर ले, इसलिए रागिनी ने पहले उसे ढूंढने की कोशिश की। मिलने पर वह अमन को एक शांत पार्क में ले गई। अमन अभी भी चुप था। रागिनी ने अपनी हथेलियों के बीच उसके हाथ को प्यार से दबाते हुए फिर पूछा कि भावना से उसका क्या रिश्ता है। तो पहले तो वह झूठ बोल गया कि वह किसी भावना को नहीं जानता है, लेकिन जब उसने सारे मैसेज जो भावना ने उसे भेजे थे दिखाए तो वह टूट गया। अपने आंसू पोंछते हुए
उसने एक एक कर सारी बातें रागिनी के सामने रख दी और कहने लगा कि अब वह जीना नहीं चाहता। मगर रागिनी उसे धैर्य बंधाते हुए बोली, मरने से क्या होगा, यही कि उसके माँ पापा भी नहीं बचेंगे। उसे तो यह सोचना है कि भावना को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि वह फिर किसी को अपना शिकार न बना सके। और तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया, यह सोचकर कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी? पागल हो क्या, मैं अपने अमन को नहीं जानती? चिंता मन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब उठो, घर चलते हैं। वहां आंटी अंकल तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। अमन का हाथ पकड़कर रागिनी बोली तो वह उसके पीछे चल पड़ा। रागिनी की बातों ने अमन को एक राहत तो पहुंचाई, पर डर अब भी उसके दिल में बैठा हुआ था कि जब छाया को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा। छाया जब अमन के लिए उसके कमरे में खाना लेकर पहुंची तो उसका मन किया मां को पकड़कर खूब रोए। बेटे की हालत देखकर छाया को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन अभी भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। इधर रागिनी कुछ जरूरी काम का बताकर वहां से निकल गई। अमन ने तो सोच लिया था अब उसे जीना ही नहीं है, लेकिन रागिनी ने कुछ और ही सोच रखा था। पहले तो रागिनी ने भावना से दोस्ती गांठी, फिर एक अच्छी दोस्त बनने का दिखावा कर उसका विश्वास जीता, यह कहकर कि वह अपनी कंपनी में उसे बढ़िया जॉब दिलवा देगी जहां उसे पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी। अक्सर दोनों साथ में शॉपिंग करते और मूवी भी देखने जाते थे। उस संडे दोनों ने कटहल मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। मूवी देखने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां रागिनी ने यह बोलकर भावना से उसका फोन मांग लिया कि उसे एक जरूरी मैसेज करना है और उसका नेट बहुत स्लो चल रहा है। फिर उसने भावना के फोन से सारे डिटेल्स अपने फोन में ट्रांसफर कर ली, जिसे भावना को भनक तक नहीं लगी। रागिनी अमेरिका के कई हैकर्स को जानती थी जो उसी की कंपनी में काम करते थे। उसने भावना के बारे में उन्हें बताया और उनसे मदद मांगी। हैकर्स ने उससे भावना के फोन डिटेल्स मांगी जो रागिनी ने उन्हें दे दी, और ये सारे डिटेल्स हैकर्स के लिए काफी थी। दूसरे दिन ही हैकर्स भावना का लड़कों को ब्लैकमेल करने का धंधा पकड़ लेते हैं। भावना कुछ समझ पाती उससे पहले ही पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि रागिनी ने सिर्फ इसलिए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था क्योंकि वह उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती थी, और जिसमें आज वो कामयाब हो चुकी थी। खैर, जैसे को तैसा तो होना ही था। आखिर कब तक वह अपनी सुंदरता की आड़ में अमन और राहुल जैसे लड़कों का फायदा उठाती। अमन की चेहरे की रौनक अगर वापस आई थी तो वह रागिनी की वजह से। आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है और भावना जेल की सलाखों के पीछे है। कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो सही उद्देश्य के लिए काम करते हैं और उन्हें एथिकल हैकर्स या व्हाइट हैकर्स भी कहा जाता है।